नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। कश्मीर में पिछले दिनों कई आतंकी घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें आम नागरिक सहित कई सुरक्षाकर्मी भी शहीद हुए हैं। तो दूसरी तरफ एलएसी में चीन के अतिक्रमण की खबरें आ रही हैं। भारत की आखिर क्या है राजनीति? इन तमाम मुद्दों को लेकर इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड इंडियन अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोडी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ रूम पोस्ट में। जी सर, मेरा आपसे पहला सवाल है, आपने जम्मू कश्मीर, आसाम में अपनी सेवाएं दी हैं। सर, जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं बढ़ गई हैं, घाटी में हालात सुधरते क्यों नहीं? आखिर कब तक ऐसी घटनाएं सामने आएंगी? जय हिंद प्रिया जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके चैनल में हूँ। प्रिया जी, आपका प्रश्न बहुत सही प्रश्न है, क्योंकि आज यही प्रश्न हर देशवासी जानना चाहता है कि इसका उत्तर क्या है। मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूंगा कि जो सुरक्षा बल हैं, वो चाहे जम्मू कश्मीर में चाहे असम में, वहां पे वो पूरी तरह से तैनात हैं और वो कई ऐसी वारदातें होने नहीं देते हैं। लेकिन एक आध ऐसी वारदात हो जाती है, क्योंकि हमें एक चीज का एहसास होना चाहिए कि जब इतने बड़े स्केल पे हमारे सुरक्षा बल हमें सुरक्षा दे रहे हैं, तो कई बारी जो इंटेलिजेंस इनपुट होते हैं वो पूरे नहीं आते हैं, जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। हालांकि ऐसी घटनाएं बहुत ही दर्दनाक हैं। जम्मू कश्मीर में एक महिला टीचर की हत्या हुई, मेरी सहानुभूति उनके परिवार के साथ है। तो हमें ये चीज पूरे ओवरऑल फ्रेम में देखना होगा कि हमारे जो सुरक्षा बल हैं वो 24 घंटे, चाहे बर्फ हो, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, वो अपनी ड्यूटी पे तैनात हैं। लेकिन तब भी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। ये घटनाएं बहुत कम है उसके कंपैरिजन में जितनी घटनाएं को ये होने नहीं देते हैं। सर, क्या हथियारों की आपूर्ति हेतु भारत अब भी अन्य देशों पर आश्रित है या आत्मनिर्भर होने की दिशा में अग्रसर भी नजर आ रहा है? जी, जो हमारी सरकार ने फौज के लिए कदम उठाए हैं ये बहुत ही उल्लेखनीय है। हमने देखा कि 2019 में जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ तो पाकिस्तान ने कभी सोचा नहीं था कि भारत ऐसा टेररिस्ट कैंप पे अटैक करेगा। 2019 के बाद जितने ये टेररिस्ट अटैक्स हुए ये बहुत कम हो गए। लेकिन हमें एक चीज और समझनी होगी कि पाकिस्तान जो देश बना वो भारत के नफरत के बुनियाद पे बना। वहां की जो सेना है वो कभी नहीं चाहती कि भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो अच्छे हों, क्योंकि पाकिस्तान सेना का जो एग्जिस्टेंस है वो ही भारत के नफरत के ऊपर है। तो इसलिए हालांकि बीच में शांति आती है, उसके बाद एक आधी ऐसी घटना हो जाती है, तो जहां तक भारत सरकार है वो भारत सेना के साथ पूरी तरह समर्थन के साथ है। पूरी जो भारत सेना को हथियार चाहिए, एम्युनिशन चाहिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, सारी भारत सेना को उपलब्ध होती है भारत सरकार की तरफ से। और इसलिए भारत की सेना जो है, चाहे सेना हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, वो अपने काम में सक्षम है और ऐसी वारदातों को वो होने नहीं देते हैं। सर, अभी कठुआ में सुरक्षा बलों ने ड्रोन को मार गिराया है और एक बड़ी घटना होने से रोका है। इसको किस तरह से देखते हैं आप? प्रिया जी, ये जो आने वाले वक्त में जो ड्रोन है ये बहुत अहम हथियार होने वाला है। और ड्रोन सिर्फ हवाई में ड्रोन नहीं, आपको आश्चर्य होगा जान के कि पानी के नीचे भी ड्रोन आने शुरू हो गए हैं, जो कि पानी के नीचे भी किसी पनडुब्बी को या किसी युद्ध पोत को वो बर्बाद कर देते हैं। आने वाले वक्त में जो लड़ाई होगी उसमें ड्रोन जो है वो एक अहम रोल प्ले करेगा। तो हमें जो हमारी सेना की ट्रेनिंग भी है वो भी हम ड्रोन वॉरफेयर को अपने सैनिक पढ़ाई में इनकॉर्पोरेट कर रही है, ताकि आने वाले वक्त में हम ये जो ड्रोन वॉरफेयर है इसको भी हम अच्छी तरह से इसको हम निपटा सकें। तो ये जो कठुआ में ये ड्रोन का हुआ केस, ये ऐसे छुटपुट घटनाएं होती रहेंगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया, पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते हों, ना पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, ना पाकिस्तान की सेना। क्योंकि पाकिस्तान में एक ही चीज चलती है जिसकी वजह से उनके पॉलिटिशियन भी पावर में आते हैं और उनकी सेना का भी पावर रहती है, वो है एंटी इंडिया रिटोरिक। भारत के तरफ वो जितना अगेंस्ट बोलते हैं
उतना वो सोचते हैं कि उनको उतने ज्यादा वोट मिलेंगे पाकिस्तान में, उतनी ज्यादा पाकिस्तानी सेना सोचती कि हम उतने ज्यादा और शक्तिशाली होंगे। कश्मीर की बात करें तो कश्मीरी पंडित हिंदू का मुद्दा पिछले कई दिनों से चर्चा में है। पहले तो बात करें कश्मीरी फाइल्स मूवी की। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और पलायन को दिखाया गया है, तो कुछ बुद्धिजीवों का ये कहना है कि इस तरह की मूवी हालात को और बिगाड़ने के लिए बनाई जा रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? प्रिया जी, हम इतिहास को छुपा नहीं सकते। जी जी बिल्कुल, हम इतिहास को ना छुपा सकते हैं और हमें इतिहास से हमेशा सीखना चाहिए। जो कश्मीर फाइल पिक्चर बनी बिल्कुल सही बनी। जो कश्मीरी पंडित के साथ जो दर्दनाक हादसे हुए, जो वो ट्रॉमा में से निकले, ये पूरी देश को जानना जरूरी था, एक अहम रीजन से कि आगे आने वाले वक्त में ऐसा किसी के साथ ना हो। हमें याद होगा 1984 में एंटी सिख दंगे हुए थे। मेरे अपने पिताजी खुद बाल बाल बचे थे, क्योंकि जो एक मिस्टर आर.के. शर्मा के घर में वो रह रहे थे, शर्मा जी और उनकी पत्नी 48 घंटे उन्होंने पहरा दिया और मेरे पिताजी को उन्होंने बचाया एक मॉब से। तो जब हम ऐसी चीजें सामने लाते हैं तो हम एक तो अपने इतिहास को बताते हैं कि ऐसा हुआ था हमारे देश में, और दूसरा ऐसी चीज दोबारा नहीं होनी चाहिए। और एक और हम चीज जो इस पिक्चरों, ऐसी पिक्चरों के थ्रू कन्वे करते हैं कि अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं वो पूरा डिफरेंस बनाते हैं, वो पूरी चीज को चेंज करते हैं। जैसे आज मेरे पिताजी का जो जिंदगी बचाई, वो एक शर्मा दंपति ने बचाई, जिन्होंने 48 घंटे बिना नींद के वो खड़े रहे, पहरा देते रहे, ताकि मेरे पिताजी पे कोई आंच ना आए। तो ऐसी पिक्चरों में कोई गलत नहीं है बनना, ये सही है। ये हमें बताती है कि हमारे देश में क्या हुआ। जहां एक और कश्मीर में ऐसी घटना हो रही है, वहीं दूसरी तरफ ड्रैगन एलएसी पर गांव बसा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? देखिए प्रिया जी, अगर हम चीन का मैप देखें जी, चीन के उत्तर में, चीन के नॉर्थ में डेजर्ट है, गोबी डेजर्ट है, टकला मकान डेजर्ट है। जी। चीन के पश्चिम में पहाड़ियां हैं, काराकोरम रेंज है, पामेर रेंज है। चीन के दक्षिण में घने जंगल है, और चीन के पूर्व में 14,500 किलोमीटर लंबा समुद्री तट है। अब जो चीन है, चीन को जो डर है वो उसको है अपनी पूर्वी तरफ से, क्योंकि चीन के पूर्वी हिस्से में चीन की 90% आबादी रहती है, और चीन के जितने महत्वपूर्ण शहर हैं वो उसके पूर्वी भाग में हैं। चीन को पता है कि यदि चीन पे कोई हमला हुआ तो हमला पूर्व की तरफ से होगा, समुद्र की तरफ से होगा। चीन हमेशा चाहता रहा है कि वो ताइवान को वापस ले। इनफैक्ट 2 जनवरी 2019 को चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग ने ऐलान किया कि 2050 तक किसी हालत में वो ताइवान को वापस अपने देश में शामिल कर लेंगे। अगर हमने देखा खबरें पिछले कुछ दिनों में, चीन के जो पेट्रोलिंग है, चीन के जो सैनिक अभ्यास हैं, वो ताइवान के आसपास बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि चीन की मंशा हमेशा रही है ताइवान को अपने कब्जे में लेने के लिए। तो चीन का जो पहला जो फोकस है वो है ताइवान, वो है उनका पूर्वी हिस्सा जहां पे समुद्री तट है। तभी ये जो अभी हाल में ही क्वाड का शिखर सम्मेलन हुआ टोक्यो में, इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर, वो चीन को एक ललकार थी, चीन को एक चेतावनी थी, क्योंकि चीन का मेन फोकस है समुद्री तट की तरफ, उसके पूर्वी हिस्से में। जहां तक ये जो चीन का पश्चिमी हिस्सा है जहां पे भारत लोकेटेड है, चीन का पहला एम होगा ताइवान को कब्जा करना, और उसके बाद उसका एम होगा भारत की तरफ या दूसरी तरफ। हालांकि हर 2-3 साल में अगर हम इतिहास में देखें, चीन छोटी मोटी जो फौज में कहते हैं स्कर्मिशेस या छोटी मोटी लड़ाई भारत के साथ करता है, चाहे वो ये गलवान का किस्सा हो 2020 का, या चाहे 2017 का डोकलाम का किस्सा हो। लेकिन हमेशा जब भी चीन ने ऐसा कुछ भारत के साथ किया है तो भारतीय सेना ने चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया है।
लेकिन तब भी हर 3-4 साल में चीन ऐसी छोटी मोटी हरकतें करता रहता है, क्योंकि चीन चाहता है कि ये जो एरिया है ये भी अलाइव है, ये भी लाइव रहे, इसमें भी घटनाएं होती रहे, ताकि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो अटेंशन है वो भी इस इलाके में हो। हालांकि चीन का जो प्रथम इंटरेस्ट है वो है ताइवान की तरफ। भारत चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद चल रहा है। पिछले दिनों वार्ता विफल रही और खबरें आ रही हैं कोर कमांडर लेवल की वार्ता जल्द ही हो सकती है। तो आपको क्या लगता है भारत किन मुद्दों पर सवाल उठाएगा? देखिए, भारत का जो स्ट्रैटेजी है, भारत का जो मुद्दे हैं वो क्लियर हैं कि हम अपनी एक इंच जमीन नहीं देंगे। जो पहले से डिसाइडेड है, जो एलएसी पहले से डिसाइडेड है, उस पे जो ये उसको प्राथमिकता उसी को देनी है, क्योंकि वही चीज पहले से डिसाइड हुई थी। हालांकि चीन अपने दावे करता रहा है हमेशा, पहले भी और अब भी, क्योंकि चीन चाहता है कि किसी तरह वो आस्ता आस्ता भारत की और जमीन लेता रहे। लेकिन भारत के कोई भी कोर कमांडर आए और अभी भी जो है, सबका एक ही स्टांस है, वो है कि भारत अपनी 1 इंच की जमीन चीन को नहीं देगा। तो इसलिए ये बातें काफी राउंड होते हैं, बिकॉज ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बातें होती हैं और इनमें काफी टाइम लगता है एक अंडरस्टैंडिंग में आने के लिए। और भारत की जो सेना है वो हर मीटिंग में पूरी तरह से अपना एफर्ट करती है चीन को बताने के लिए कि ये जो हमने पहले की हमारी एग्रीमेंट्स थे उसको एनफोर्स करना बहुत जरूरी है रीजन की शांति के लिए। अभी क्वाड देशों की बैठक हुई तो ड्रैगन परेशान दिखा। चीन के क्वाड चारों देशों से सीमा विवाद है। बैठक में कोरोना, रूस, यूक्रेन के अलावा बड़ा मुद्दा ये था कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का दबदबा कैसे खत्म किया जाए। इस पर सर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, चीन ने काफी दशकों से एक अपना मन बनाया हुआ है ताइवान को वापस लेने के जी, और इसीलिए उसकी जो कार्रवाई रही है वो इसी मुद्दे से रही कि हम पहले ताइवान को वापस लें। जो इनका बेल्ट रोड इनिशिएटिव आया, जो इनका अभी इन्होंने 20 अप्रैल को सोलोमन आइलैंड्स के साथ एक सुरक्षा समझौता साइन किया, ये सब है इनकी है कि हम पहले ताइवान को वापस लें, क्योंकि ताइवान इनके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि चीन को खतरा है कि अगर हमारे पे हमला हुआ तो वो समुद्र की तरफ से होगा, उनके पूर्वी हिस्से में होगा। अब इसकी वजह से चीन जानता है कि अगर वो ताइवान पे हमला करेगा तो अमेरिका ताइवान की मदद के लिए जरूर पहुंचेगा। चीन ये भी चाहता है कि दक्षिण कोरिया और जापान, जो कि अमेरिका के बहुत अच्छे मित्र हैं, चीन चाहता है कि ये दोनों देश का झुकाव अमेरिका की तरफ, चीन की तरफ हो। लेकिन दक्षिण कोरिया और जापान नहीं चाहते चीन की तरफ झुकाव करना, क्योंकि वो जानते हैं कि चीन का जो इरादा है वो इरादा ठीक नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा प्रिया जी। जी जी बिल्कुल। इस विश्व में 195 देश हैं, जिसमें से 193 देश संयुक्त राष्ट्र के यूनाइटेड नेशंस के सदस्य हैं। चीन ने 195 देशों में से 166 देशों को कर्ज दिया हुआ है, और उसमें से 40 जो देश हैं वो इस कर्ज के नीचे इतनी बुरी तरह डूब चुके हैं कि वो चीन के चुंगल में से निकल नहीं पा रहे हैं। दो आपको प्रमुख उदाहरण देना चाहूंगा, श्रीलंका का, पाकिस्तान का। श्रीलंका में हम सब देख रहे हैं क्या हुआ। चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पे पूरा कब्जा कर लिया, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पे पूरा कब्जा कर लिया। तो कोई भी देश आज इस विश्व में चीन पे भरोसा नहीं करना चाहता है, क्योंकि चीन का जो मदद है वो एक नरभक्षी टैक्टिक्स है, जिसे इंग्लिश में प्रेडेटरी टैक्टिक्स कहते हैं, कि अगर चीन $1 की मदद करता है तो $10 वो वापस चाहता है। तो चीन के साथ कोई दोस्ती नहीं करना चाहता आज की डेट में, खासकर से दक्षिण कोरिया और जापान। तो इसलिए जो ये क्वाड का शिखर सम्मेलन हुआ 24 मई को टोक्यो में, और काफी सफल शिखर सम्मेलन रहा, जिसमें ये डिसाइड हुआ कि हम हिंद प्रशांत महासागर में इलाके में हम $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये एक चीन को चेतावनी थी, जो चीन अपने मंसूबे बढ़ा रहा था इस इलाके में, उसको एक करारा जवाब मिला कि हम अभी तुमसे 10 कदम आगे जाएंगे, ताकि तुम अपने जो तुम्हारी गलत नीतियां हैं तुम पैसिफिक इलाके में उसको एक्सपैंड ना कर पाओ।
और आपको एक और बात बताना चाहूंगा, आजकल चीन के विदेश मंत्री वैंग वी ये पैसिफिक आइलैंड्स के 8 देशों के टूर पे हैं और इन्होंने कोशिश की वहां के देशों के साथ समझौता करने की, लेकिन परसों ही इन देशों ने चीन का जो प्रपोजल था उसको ठुकरा दिया। तो हर देश अब अवेयर हो रहा है कि जो चीन की दोस्ती है वो एक मतलब के लिए, और वो किसी देश के साथ अगर दोस्ती करता है फाइनली वो देश दिक्कत में आ जाएगा। इसलिए ये क्वाड शिखर सम्मेलन बहुत ही सफल था और पूरी दुनिया का ध्यान चीन की तरफ आ गया है कि चीन के जो मंसूबे हैं वो ठीक नहीं। सर, क्या हथियारों की आपूर्ति हेतु भारत अब भी अन्य देशों पर आश्रित है या आत्मनिर्भर होने की दिशा में अग्रसर भी नजर आ रहा है? प्रिया जी, आपका सवाल बहुत अच्छा सवाल है और मैं इसका जवाब देना चाहूंगा ये शुरू करके कि जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार सत्ता में आए 2014 में, उन्होंने भारत को एक सपना दिया मेक इन इंडिया का, आत्मनिर्भर का। उस वक्त जब 2014 में मोदी जी सत्ता में आए तो हमारी जो डिफेंस आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग थी वो बहुत छोटे लेवल पे थी और हमारी जो आर्म्स एक्सपोर्ट थी वो महज 1000 करोड़ रुपए की थी। 8 साल में हमारे जो डिफेंस आर्म्स की एक्सपोर्ट है वो 11,000 करोड़ पहुंच चुकी है और हम 70 देशों को हथियार एक्सपोर्ट करते हैं और 2024-25 तक हमारे जो डिफेंस एक्सपोर्ट होगी वो 35,000 करोड़ पहुंच जाएगी। आप देख सकते हैं इन आंकड़ों से कि भारत आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग में आस्ता आस्ता आत्मनिर्भर हो रहा है और वो दिन दूर नहीं है जब भारत की हर डिफेंस रिक्वायरमेंट भारत के अंदर ही बनेगी। ये जो सपना मोदी जी ने भारत को दिया वो सक्षम हो रहा है और हमें गर्व और फक्र होता है कि जब हम बच्चे थे तो हम सोचते थे हमारा देश भी एक शक्तिशाली देश हो, और आज जब हम देखते हैं हमारा देश वाकई शक्तिशाली बन चुका है तो हमें बड़ा गर्व, बड़ा फक्र महसूस होता है। बेशक दुनिया ने ऑफिशियली भारत को सुपर पावर का दर्जा नहीं दिया है, लेकिन भारत किसी सुपर पावर से कम नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक छोटा उदाहरण देना चाहूंगा। इस साल मार्च अप्रैल में जब रूस यूक्रेन जंग फुल उस पे चल रही थी, फोर्स पे, इन 2 महीने में हर बड़े देश के नेता भारत आए जो कि दूसरे किसी विश्व के देश में नहीं गए। तो ये दिखाता है कि भारत आज एक सुपर पावर बन के उभर चुका है। जी सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि भारत को पाकिस्तान और चीन को लेकर किस तरह रणनीतिक बदलाव लाना जरूरी है? प्रिया जी, भारत उस लोकेशन में स्थित है जहां पे हमारे जो 2 नेबर हैं, चीन और पाकिस्तान, वो हमेशा भारत में प्रॉब्लम क्रिएट करते आए हैं। हमारी उनके साथ कई बार जंग भी हो चुकी है। भारत के लिए जो पहला इंपॉर्टेंट लेसन है कि हम अपनी सेना की शक्ति को ना कम कर सकते हैं ना कमजोर कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज है हमें अपने राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा को सबसे अव्वल दर्जे पे रखना चाहिए, जो कि हमारी जो सरकार है वो कर रही है। जो हमने देखा कि हमारी सरकार इस पूरे रशिया यूक्रेन युद्ध में ना अमेरिका के ना रूस के किसी दबाव में नहीं आई। जो कदम लिए, चाहे रूसी तेल खरीदना, चाहे कोई इंपोर्ट कराना, हमारे सरकार ने वही किया जो भारत के राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अहम है। तो पहला जो इंपॉर्टेंट सबक है कि हम अपने सैनिक शक्ति को ना कम करना चाहिए ना उसको कमजोर करना चाहिए, उसको और ताकतवर करना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ जो 2 नेबर हैं उनके हमारे साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं। वो हमारे पे जंग कर चुके हैं, हम पे उन पे कोई भरोसा नहीं है। दूसरी चीज ये है कि जितना हम आत्मनिर्भर होंगे उतना हम विश्व के बाकी देशों पे कम डिपेंडेंट होंगे। जैसे मैंने आपको हथियार का एग्जांपल दिया, 8 साल के अंदर हम कहां पहुंच चुके हैं, और ऐसे ही अगर हम गति से चलते रहे, चाहे हथियार मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में हो चाहे किसी भी दूसरे फील्ड में हो, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत को किसी दूसरे विश्व के ऊपर किसी चीज के लिए निर्भर नहीं होना पड़ेगा और हम पूर्ण तरीके से आत्मनिर्भर रहेंगे। और ये आत्मनिर्भर ही किसी देश को एक सक्षम पावर बनाता है। मैं एक और बात बताना चाहूंगा आपको प्रिया जी, इस विश्व में एक देश को
सक्षम होने के लिए या सुपर पावर होने के लिए 3 अहम चीजें चाहिए होती हैं: आर्थिक शक्ति, सैनिक शक्ति और परमाणु शक्ति। आज भारत के पास तीनों हैं। और जैसे जैसे ये आत्मनिर्भर का ये जो कंसेप्ट और अच्छा होता जा रहा है, हम अपनी चीजें खुद बना रहे हैं, हम आर्थिक महाशक्ति भी बन जाएंगे, वो भी दिन ज्यादा दूर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए। फिर से मुलाकात होगी आपकी न्यूज़ रूम पोस्ट के साथ। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार।